जो चल रहा था केसिंग केसिंग पढ़ रहे हैं, विजुअल केसिंग के क्वेरी से रिलेटेड टॉपिक्स देख चुके हैं, है ना। पीवीसी केसिंग से रिलेटेड हम यहाँ टॉपिक देखेंगे। तो पीवीसी केसिंग के पिन ने यहाँ से स्टार्ट, ये वुडन थी यहाँ से स्टार्ट, ठीक है ना। तो पीवीसी केसिंग कैपिंग में अपने और भी पॉइंट्स बच रहे हैं, तो कुछ मॉडिफिकेशन मैंने जो लास्ट टाइम अपने पढ़ा था उसी के आगे कुछ मॉडिफिकेशन और किया है, तो उनको देखते हैं, ठीक है। तो वापस अपन पीवीसी केसिंग कैपिंग वापस से एक बार देख रहे हैं। तो देखिए पीवीसी केसिंग कैपिंग में क्या है, पीवीसी केसिंग कैपिंग वायरिंग करते समय निम्न बातों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें पीवीसी से बनी केसिंग कैपिंग का उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इसमें पीवीसी केसिंग एक नली वाली होती है और इसकी चौड़ाई इसमें स्थापित किए जाने वाले पीवीसी केबल की संख्या पर निर्भर करती है। यानी आप किस साइज की पीवीसी केसिंग लोगे, इसका निर्भर किस पे हो रहा है आपका, या कितनी चौड़ाई की पीवीसी केपिंग लोगे या केसिंग लोगे, उसका निर्भर किस पे हो रहा है, आपके पीवीसी केबल के ऊपर। तो इसका आपको जब भी कोई पूछे कि केसिंग की साइज किसके अकॉर्डिंग लेनी है आपको, तो क्या बताना है इसमें, आप जो केबल इसके अंदर डालोगे उसकी संख्या के आधार पर, उसकी साइज के आधार पर आप क्या कर रहे हो, किस साइज को लोगे, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है न्यूट्रल केबल को टॉप चैनल में व फेज केबल को बॉटम चैनल पर स्थापित किया जाता है। मान लीजिए आप केसिंग केपिंग स्थापित कर रहे हैं और उसमें न्यूट्रल और फेज दो जा रही है आपको, तो आप वहां पर जो चैनल का मतलब जो केसिंग केपिंग वहां स्थापित कर रहे हो आप, उसके अंदर टॉप के अंदर तो आपको क्या करना है, न्यूट्रल केबल डालना है, और बॉटम के अंदर आपको क्या करना है, आपको फेज केबल डालना है, जिससे आपको कभी भी केसिंग केपिंग वायरिंग का एक मेंटेनेंस कर रहे हो तो आपको फटाफट उसमें आइडिया लग जाएगा कि इसमें न्यूट्रल वायर कहाँ जा रहे हैं और फेज वायर कहाँ जा रहे हैं। अच्छा, न्यूट्रल वायर और फेज वायर के बीच में सेपरेटर का भी यूज किया जाता है इसके अंदर, इन दोनों को अलग अलग सेपरेट रखने के लिए क्या करते हैं हम, सेपरेटर का यूज करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इसमें फेज और न्यूट्रल के बीच क्रॉसिंग नहीं होनी चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है इसके अंदर कि फेज और न्यूट्रल को कभी भी आपको क्रॉस नहीं करना है, वो हमेशा अगर क्रॉस करने की आवश्यकता हो रही है तो वहां पर आपको क्या करना है, सेपरेटर लगाना जरूरी हो जाएगा। केसिंग में एक निश्चित अंतराल के पश्चात वायरिंग को बांधने के लिए क्लैंप लगाने चाहिए, ताकि जब कैपिंग खोली जाए तो वायर बाहर आ जाए। आपने देखा होगा आपके घरों पे केसिंग कैपिंग अगर देखी होगी तो उसको खोलते तो देखा होगा अगर ज्यादा वायर होते तो बाहर आते ही नहीं आते, है ना। अगर उनको प्रॉपर तरीके से क्लिपिंग की हुई होती, यानी उनके अंदर क्लिपिंग कर दी जाती, तो क्या वो वायर बाहर आते, क्या नहीं आते ना। तो इसका सामान्यतः अधिकांश इस चीज का कोई ध्यान नहीं रखता है। तो हमको जब भी वायरिंग करनी है पीवीसी केसिंग कैपिंग, तो उस समय हमें क्या ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो भी वायर हम इंस्टॉल कर रहे हैं उनके बीच में क्या करना है, हमें क्लैंप लगाने हैं, ताकि वो वायर क्या हो, बाहर ना आए, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपकी केसिंग दीवार पर राउल प्लग लगाकर स्टील सपाट सिर वाले स्क्रू के द्वारा कसा जाता है। यानी आपके क्या किया जाता है, केसिंग को कैसे कसते हैं, कैसे सरफेस पे लगाते हैं कि पहले राउल प्लग से वहां पर छेद करेंगे और फिर बाद में उसमें गिट्टी लगाकर, और जो सपाट सिरे वाले स्क्रू आते हैं ना, आपके देखे होंगे सपाट सिरे वाले काउंटर शंक टाइप स्क्रू, है ना, वो काउंटर शंक टाइप के जो स्क्रू होते हैं, जैसे कि इस प्रकार की, ऐसे देखें स्क्रू, तो इसमें क्या
होता है, ये जो सिरा होता है वो क्या होता है, सपाट होता है, और इसके अंदर यहाँ पर इसका सांचा बना होता है कसने के लिए, ठीक है ना। तो ये सपाट स्क्रू वाले स्क्रू को हमें यूज करना है जब भी, इसको क्या बोलते हैं, काउंटर संक टाइप स्क्रू। ये बना लीजिए आप, काउंटर संक, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, काउंटर संक, COUNTER, काउंटर शंक, SUNK। एक काउंटर शंक टाइप के आप इसके अंदर क्या करोगे, स्क्रू का यूज करोगे। और छेद करने के लिए किसका उपयोग करोगे, यहाँ पर रॉयल प्लग टूल का। अच्छा, दो स्क्रू के बीच की दूरी आपको 60 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। आप इसको यहाँ देख सकते हो कि जैसे ये आपके दो स्क्रू लगाए हैं आपने, तो इनके बीच का गैप आपको किससे अधिक नहीं रखना है, 60 सेंटीमीटर से अधिक नहीं रखना है ना। तो इसमें हमें जैसे ये जॉइंट लगाया, तो इस जॉइंट से आपकी इस स्क्रू की दूरी कितनी मिनिमम होनी चाहिए, 15 सेंटीमीटर से। 15 सेंटीमीटर से अधिक इसकी दूरी जॉइंट से नहीं होनी चाहिए। और फिर अगर इसके बीच का गैप आगे की साइड देखेंगे तो कितना होना चाहिए आपका, 60 सेंटीमीटर। तो ये आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि किसी भी जोड़ से स्क्रू की दूरी 15 सेंटीमीटर दूर नहीं होनी चाहिए, और दो स्क्रू के बीच में फिर आगे आप कितनी कितनी रखोगे, इसमें 60 सेंटीमीटर रखोगे, ठीक है। केबल स्थापित करने के बाद केसिंग के ऊपर कैपिंग को फंसा दिया जाता है। केसिंग को कसने के लिए पेचों की आवश्यकता नहीं होती है। ये चीज आपको किसमें ध्यान रखना है, पीवीसी के अंदर। जबकि वुडन केसिंग कैपिंग के अंदर क्या था, आपने देखा ना, वहां स्क्रू का यूज किया गया था हमें। जैसे कि हमने वुडन केसिंग कैपिंग के अंदर क्या किया था, हर 15 सेंटीमीटर के अंदर हमने क्या, क्रॉस के अंदर ऐसे स्क्रू लगाए थे इसको कसने के लिए। जबकि पीवीसी केसिंग कैपिंग में क्या होता है, कसने के लिए आपको कोई स्क्रू की आवश्यकता नहीं होती है कैपिंग को। ये डायरेक्ट क्या होता है, इसके जो सांचा होता है इसके अंदर, सांचे के अंदर क्या हो जाता है, ये कस दिया जाता है। अगर आपने केसिंग और कैपिंग देखी हो तो देखना, कैपिंग के अंदर कैसे ऐसे सांचे होते हैं। एक मिनट, साइड में इस तरह के सांचे नजर आएंगे आपको, जिसके अंदर क्या होता है, आपकी केसिंग का जो लॉक सिस्टम होता है वो आके इन सांचों में फंस जाता है। यहाँ गैप होता है इसके बीच में, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, यदि वायरिंग फर्श, अच्छा एक मिनट, अब देखिए, यदि वायरिंग फर्श या दीवार से गुजरती है तो इस स्थिति में स्टील या पीवीसी कंड्यूट का उपयोग करना चाहिए। तो आपके देखना है, कभी भी अगर वायरिंग आपकी कहीं पे भी, जैसे ये दीवार है, इस दीवार से क्रॉस करके दूसरी साइड में जा रही है, तो इस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि वहां पर आपको केसिंग कैपिंग का यूज नहीं करना। वहां पर किसका यूज करना है, स्टील या पीवीसी के कंड्यूट का उपयोग करना है दीवार क्रॉसिंग में या फर्श के क्रॉसिंग के अंदर, ठीक है। और कंड्यूट को फर्श से 20 सेंटीमीटर ऊपर व छत तल से 2.5 सेंटीमीटर नीचे से गुजारना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपके ये केसिंग कैपिंग यहाँ इंस्टॉल की हुई है, और मान लीजिए दीवार से यहाँ से मेरे को इसको क्रॉस करके दीवार के उस पार लेके जानी है, यानी दूसरी साइड में लेके जाना है। तो मैं यहाँ से कितनी, जो छत होगी उससे कितनी सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर के नीचे से इस पे क्या करूंगा, यहाँ पर एक ड्रिल करूंगा और कंड्यूट वायर यहाँ डाल दूंगा, और उसकी सहायता से मैं क्या करूंगा, दीवार को क्रॉस करवाऊंगा। अगर यही कंडीशन में अगर मैं नीचे की साइड से करता हूं तो फर्श की कंडीशन में ये कितनी ऊंचाई होनी चाहिए आपके,
20 सेंटीमीटर की ऊंचाई के ऊपर मेरे को ड्रिल करना है और फिर कंड्यूट को क्या करना है, दूसरी साइड से गुजारना होगा। तो आपको ये चीज इसमें ध्यान रखनी है। सीधी लंबाई में केसिंग यथासंभव एक खंड में होनी चाहिए। अच्छा, आपको ये ध्यान रखना है इसके अंदर कि जितना संभव हो केसिंग, आप अगर कहीं पे लगा रहे हो केसिंग कैपिंग, तो उसके अंदर आपको एक, जितना हो सके एक ही टुकड़े के अंदर आपको केसिंग कैपिंग स्टोर हो रही है तो एक ही टुकड़े को आपको वहां लगाना है, टुकड़ों में आपको वहां नहीं लगानी है। ऐसा होता है ना कि बीच में 2 जॉइंट मार लेता हूँ या 3 जॉइंट कर लेता हूँ, तो उसको हमें अवॉइड करना होता है। पहले कोशिश यही करनी है कि पूरी की पूरी केसिंग कैपिंग जो 3 मीटर की आती है आपकी, जो नॉर्मली 3 मीटर या 2.5 मीटर की, उससे आपको क्या करनी है, पूरे एक ही खंड के रूप में आपको कहीं पे बिना जोड़ के हो तो वहां पर उस बिना जोड़ के आपको वहां पर केसिंग कैपिंग लगानी है। यदि आवश्यकता हो तो केसिंग या कैपिंग में लंबाई में तिरछा काटना चाहिए। अगर मेरे को वहां पर जोड़ की आवश्यकता है तो फिर उस कंडीशन में क्या करूंगा, मान लीजिए ये आपकी केसिंग है ना, तो उसको कैसे काटना है, आपको ऐसे तिरछा काटना है और तिरछा काटने के बाद फिर क्या करना है, बिल्कुल इसको पास में रखना है ताकि कोई गैप ना रहे, और उसके बाद फिर क्या करना है, अपन को जॉइंट बनाना है। और इस बात का भी इसमें ध्यान रखना है कि जहां पर केसिंग जोड़ आ रहा है वहीं उसके ऊपर कैपिंग का जोड़ नहीं आना चाहिए, उससे आगे या पीछे वहां पर मेरे को केसिंग कैपिंग का जोड़ लेना चाहिए। यानी एक ही जगह पे मेरे को ना, ऐसा नहीं है कि केसिंग का जहां पर जोड़ ले रहा हूँ वहीं पे मैं ऊपर वाली जो कैपिंग जो इसके ऊपर ढकता हूँ उसका जोड़ लेना है। आपको क्या करना है, इसको आगे पीछे रखना है। और कटिंग आपको कैसे करनी है, हमेशा इस तरह से तिरछी रखनी है। तो ये समझ में आता है। तो इसको उतार लिया होगा आपने या उतारना। जोड़ सहायक सामग्री द्वारा जैसे एल्बो, टी या 3 या 4 वे जंक्शन वे बॉक्स आदि की सहायता से भी तैयार किए जा सकते हैं। यानी आपके जहां जोड़ आ रहे हैं, आपको जहां जॉइंट लगाना है केसिंग कैपिंग में, तो उसमें आप किस किस का यूज कर सकते हो, एल्बो का यूज भी कर सकते हो। अगर वहां पर मोड़ है तो एल्बो का यूज करना है, टी का यूज भी कर सकते हो, और 3 या 4 रास्ते वाले जंक्शन बॉक्स का भी उपयोग करके आप वहां पर क्या कर सकते हो, जोड़ को तैयार कर सकते हो। ठीक है। पीवीसी चैनल में जोड़ के लिए अलग से एल्बो, टी और क्रॉस के लिए कवर उपलब्ध है। अब देखना, आपकी आप जब ये जोड़ बनाते हो तो इसके लिए आपको कैपिंग की आवश्यकता नहीं होती, इसके लिए अलग से कवर आते हैं मार्केट में, जो आपने ऐसे देखे होंगे मेरे हिसाब से, है ना, ये अवेलेबल है ना मार्केट में इस तरह के, है। तो इस तरह के आप कवरों का उपयोग डायरेक्ट यूज करके आप वहां पर जोड़ को बना सकते हो। उससे क्या होगा, ये खराब भी नहीं लगेंगे और इजी वे में वहां पर क्या होगा, जोड़ भी बन जाएगा आपका, है ना। और इनको क्या करते हैं, जब भी आपकी कैसिंग लग गई यानी वो चैनल स्थापित हो गए, उसके बाद क्या करते हैं, इनको ऊपर से लगा देते हैं डायरेक्टली, है ना। इनको क्या लॉक सिस्टम इनमें नहीं आता है, ठीक है ना, ये डायरेक्ट इस पे लगते हैं, लॉकिंग नहीं होती इसके अंदर। ठीक है। मोड़ बनाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मोड़े तार की त्रिज्या, यानी मोड़े गए तार की त्रिज्या तार के व्यास के 6 गुना से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी आप जब भी यहाँ मोड़ बना रहे हो तो ये जो मोड़ बनता है, आपको ये ध्यान रखना है, इसकी जो त्रिज्या होगी वो इस तार का जो व्यास होगा इसकी 6 गुना से कम नहीं होना चाहिए। ये जो त्रिज्या है ना, ये हमेशा उसके 6 गुना से क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। ठीक है। तो आपको कभी भी ऐसा संकीर्ण या इतना तीव्र तरीके से मोड़ नहीं बनाना है कि जिससे क्या हो कि ये जो व्यास बने ना वो इसके 6D से कम का बने। ठीक है। ये हमेशा इससे ज्यादा का बनना चाहिए, आपका 6D से हमेशा ज्यादा का रहना चाहिए। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इतने तीव्र मोड़ आपको नहीं बनाने हैं वहां पर। अब नेक्स्ट आता है आपका फैब्रिकेशन है राइट एंगल वर्टिकल बैंड, यानी समकोण उर्ध्व मोड़ की रचना। अब आप केसिंग कैपिंग के अंदर अगर आपको मोड़ तैयार करना है तो कैसे तैयार करोगे, उसकी विधि यहाँ आपको बताई हुई है कि कैसे आपको मोड़ना है। तो देखिए, इसका मोड़ करने का तरीका क्या होता है, जैसे आपकी ये केसिंग है, ये केसिंग होती है, इसी प्रकार से होती है ना। ठीक है। अब इसका आपको वर्टिकल मोड़ बनाना है। वर्टिकल मोड़ बनाने के लिए क्या करोगे, आप इसको यहाँ पर जैसे वाई होता है ना, वैसे वाई के आकार का आप यहाँ पर क्या करोगे, कट लगाओगे। पहले मार्किंग करोगे इसके ऊपर और फिर क्या करोगे, आरी से आपको सबसे पहले क्या काटना है, ये वाला हिस्सा,
ठीक है। ये वाला हिस्सा काटने के बाद इसको सीधा करके फिर आपको आरी से कौन सा वाला हिस्सा काटना है, ये वाला, ठीक है। ये वाला कटने के बाद आपको क्या करना है, इसको आपको फाइल से रेतना है ना। फाइल से रेतने के पश्चात क्या करोगे आप, इसको यहां पर ये इस तरह की पीवीसी की एल बनाओगे। क्या बनाओगे, पीवीसी का एल। ये कोई भी एक्स्ट्रा पीवीसी की रद्दी से आपको बनानी है। और फिर क्या करोगे, इसको क्या करोगे, मोड़ोगे, तो ये मोड़ ऐसा बन जाएगा। और ये जो एल बना वो कहाँ लगाओगे आप, इसके अंदर लगाओगे। और किसी भी आपको चिपकाने वाले वस्तु से या चिपकाने वाले लिक्विड से आपको क्या करना है, इस एल को अंदर चिपका देना है। तो ये इस तरह का आपका एल बैंड बन जाएगा, है ना। और फिर क्या करोगे आप, इसका कवर है जो मार्केट में इसके कवर अवेलेबल है, वो डायरेक्ट क्या करोगे, इसके ऊपर लगा दोगे। तो इस प्रकार से आप केसिंग के अंदर वर्टिकल मोड बना सकते हो, ठीक है। ये विधि आप बाद में देख के लिख लेना पूरा, ठीक है। इसके मैं अभी नहीं बोलूंगा कि आप उतारो, बस समझ लो अभी कैसे बनाना है। अगर इसका 90 डिग्री का आपको मोड इस तरह बनाना है, वो तो आपका कौन सा था, वर्टिकल मोड था। ये हॉरिजॉन्टल मोड है इसका। तो इसके अंदर क्या करोगे, इसके अंदर भी दोनों साइड क्या बनाओगे आप, इस प्रकार से वाई के आकार का आप चिन्हांकन करोगे। और फिर क्या करोगे, डायरेक्ट आप आरी से इसको काट लोगे। काटने के बाद क्या करोगे, इसको मोड़ोगे। अच्छा, मोड़ने से पहले यहाँ पर क्या करना होता है, आपको एक ड्रिल करना होता है ताकि ये एक्स्ट्रा मटेरियल जो भी होता है वो हट जाए, ठीक है। और फिर इसको इस तरह से मोड़ दोगे। और फिर एक क्या करना है, आपको पीवीसी की रद्दी लेनी है, उससे इस आकार की आपको काटनी है। और ये टक्स आपको कहाँ लगाने, ये अंदर की ओर यहाँ लगाने हैं आपको। और इसके क्या करना है, आपको चिपकाने वाली वस्तु से इसको चिपका देना है, तो ये चिपक जाएंगे। तो ये इस तरह का आपका क्या बनेगा, हॉरिजॉन्टल जोड़ बन जाएगा केसिंग के अंदर, ठीक है। इसी प्रकार से टी बनानी है, तो टी बनाने का तरीका भी यहाँ दिया हुआ है। क्या करना होता है, आप इसके अंदर पहले वुडन ब्लॉक को फंसा दो, जिससे क्या होगा, ये खराब नहीं होगा, ये मुड़ेगा नहीं। और यहाँ पर आपको मार्किंग करनी है, मार्किंग करके इसको काटना है। और इसी प्रकार से जो नीचे से आपको टी के अंदर जोड़ोगे, उस पीवीसी चैनल को यहाँ से काटना है, ये वाला हिस्सा काटना। और फिर क्या करोगे, बाहर वाले इन हिस्सों को क्या करोगे, इस तरह से मोड़ दोगे। और मोड़ने के बाद क्या करना है आपको, ये इस तरह से इसके अंदर ले जाकर आपको जोड़ देना और चिपका देना। तो ये टी बन जाएगा इसका, ठीक है। और अगर आपको क्रॉस बनाना है, ये टी बनाना हो गया, क्रॉस बनाना है, तो उसका तरीका क्या है, सेम वो का वही रहेगा आपका। बस आपको कट क्या है, दोनों साइड लगाना है। और इसी तरह से जैसे टी बनाया उस तरह से दो तैयार करने, जो इधर भी चिपक जाएगा और इधर भी चिपक जाएगा। तो इस तरह से आपका क्रॉस बन जाएगा। तो ये आपके पीवीसी चैनल के अंदर वर्टिकल जोड़ बनाना, हॉरिजॉन्टल जोड़ बनाना, टी बनाना, टी जॉइंट बनाना और क्रॉस जॉइंट बनाना, ये सारी विधियां आपको यहाँ पर प्रोसेस टू प्रोसेस बताई गई है ना, डायग्राम से। तो ये मेरे हिसाब से आपको दिक्कत नहीं आएगी। आगे समझ में कैसे बनाना है, ठीक है। इसको आप उतार लेना बाद में, ठीक है। अब आती है बात कि आप केसिंग की साइज किस प्रकार से सेलेक्ट करते हो, कि किस मोटाई की केसिंग आपकी मार्केट में अवेलेबल है और आपको कैसे उसका सिलेक्शन करना है, उसका तरीका दिया हुआ है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर केसिंग और कैपिंग की मोटाई आपको मिनिमम 1.2 mm प्लस माइनस 0.1 mm होनी चाहिए। यानी आपकी मिनिमम साइज कितनी रखनी है आपको, 1.2 mm तो आपको मिनिमम साइज रखनी ही चाहिए। इससे कम मोटाई की आपको पीवीसी केसिंग कैपिंग का उपयोग नहीं करना, केसिंग का उपयोग नहीं करना है। तो ये मिनिमम स्टैंडर्ड है, ये आपको जब भी वायरिंग करते हो तो आपको मिनिमम इतना तो लेना ही है, ठीक है। केसिंग और कैपिंग की साइज, उसमें कितने तार खींचे जा सकते हैं उस पर निर्भर करती है, जिसे नीचे टेबल में दिखाया गया है। यहाँ देख सकते हो आप, यहाँ पर आपको चालक का व्यास दिया हुआ है और यहाँ पर आपको केसिंग की साइज दी हुई है और उसके अंदर कितने तार आप इंस्टॉल कर सकते हो वो नंबर्स यहाँ दिए हुए हैं। जैसे कि आप यहाँ ले लीजिए कि मान लीजिए आपको 1.5 mm स्क्वायर का वायर है ना, और 3 वायर आपको वहां डालने हैं, तो आप कितनी साइज के वहां ले सकते हो। पीवीसी कैपिंग की मोटाई कितनी लेनी होगी आपको, 10 mm इंटू 10
यानी इसका मतलब क्या है, चौड़ाई और मोटाई, है ना। तो चौड़ाई और मोटाई कैसे दोगे आप इसमें, जैसे आप केसिंग को सामने से देखोगे तो इस तरह से नजर आती है आपको, है ना। तो इसके अंदर एक मोटाई तो आपकी क्या आती है, ये आती है, और ये आती है इसकी चौड़ाई आती है। तो आपको यहाँ पर चौड़ाई तो जो ये चौड़ाई है, और ये क्या है आपकी मोटाई। तो चौड़ाई आपकी लेंथ, चौड़ाई को मैं L से रिप्रेजेंट करता हूं, और मोटाई को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, V से। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला L दिया हुआ है, और ये नीचे क्या दिया हुआ, B दिया हुआ। ठीक है, कितनी साइज लेनी है आपको, 10 या 15, है ना, दोनों अवेलेबल है। 10 या 15 mm इंटू 10 mm की आपको अगर केसिंग लोगे तो उसमें कितने वायर डाल सकते हो आप, 1.5 mm के 3 वायर डाल सकते हो, और 2.5 mm के कितने वायर डाल सकते हो इसमें, 2। 4 mm के भी आप कितने डाल सकते हो, इससे बड़े वायर आप इसमें नहीं डाल सकते, है ना। उससे बड़े के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, साइज बढ़ानी पड़ेगी। तो उसकी संख्या आप यहाँ देख सकते हो। तो ये सारी पूरी सारणी आपको यहाँ दी हुई है, तो आप इसमें नोट कर लीजिए कि केसिंग और कैपिंग की मिनिमम मोटाई इतनी होनी चाहिए। अच्छा, अब पीवीसी केसिंग कैपिंग वायरिंग के गुण और अवगुण, यानी एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो इसके एडवांटेज क्या है पीवीसी केसिंग कैपिंग के, ये दीवार यह वायरिंग देखने में क्या होती है, सुंदर होती है ना। तो ये वायरिंग आपकी क्या होती है, देखने में आपकी अच्छी लगती है। इसको मैं सही कर देता हूं। ये वायरिंग देखने में अच्छी लगती है। नेक्स्ट क्या है, ये दीवार पे बहुत कम स्थान घेरती है। दूसरा एडवांटेज क्या हो गया कि जगह कम घेर रही है। तीसरा एडवांटेज क्या है इसमें लिंक क्लिप की आवश्यकता नहीं होती है। डिसएडवांटेज क्या है इसमें, ये स्पार्किंग के कारण लगने वाली आग तथा बाहरी कारण से लगने वाली आग से सुरक्षित नहीं होती। यानी ये क्या होगा, पीवीसी की बनी हुई होती है, तो क्या होगा, इसमें आग लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है ना। इसका कार्य आयु लकड़ी की केसिंग कैपिंग वायरिंग की तुलना में अधिक नहीं होती। यानी लकड़ी की जो केसिंग कैपिंग वायरिंग है उसकी तुलना में इसकी एज ज्यादा नहीं है, ये जल्दी क्या होगी, खराब हो जाएगी। तो ये इसके डिसएडवांटेज है आपके। नेक्स्ट चलते हैं हम बैटन वायरिंग की तरफ। तो बैटन वायरिंग में क्या होता है, बैटन वायरिंग में एक लकड़ी की बैटन होती है, इस प्रकार से आपको यहाँ नजर आ रहा होगा, है ना। ये इस प्रकार की एक लकड़ी का प्लेटफॉर्म यह है, जिसके ऊपर जिसको हम क्या करते हैं, दीवार में स्क्रू की सहायता से कस देते हैं, और उसके ऊपर क्या करते हैं, ये जो क्लिप नजर आ रहे हैं ना, इन क्लिपों को यहाँ जोड़ते हैं, और फिर क्या करते हैं, ये जो वायर होते हैं वो हम इनके ऊपर गुजारते हैं, और इन क्लिप को क्या करते हैं, हम इनकी सहायता से इसके ऊपर इसको वायरों को होल्ड कर देते हैं, है ना। तो जिस तरह से आपकी क्लिप वायरिंग थी ना, उसी प्रकार से ये वायरिंग है। बस अंतर कितना क्या है इसमें लकड़ी का एक बैटन होगा, वहां पे हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट दीवार के अंदर चीनी मिट्टी के क्लिप होते हैं, क्लैंप होते हैं, है ना, उनके ऊपर वायर को चलाते हैं। इसके अंदर क्या रहे हैं, लकड़ी के बेस के ऊपर हम वायर को चला रहे हैं, और लकड़ी के बेस के ऊपर इन वायरों को रोकने के लिए क्या कर रहे हैं, ये इस प्रकार के क्लिपों का हम उपयोग कर रहे हैं। ठीक है ना। ये क्लिप आपके मेटल के भी आ सकते हैं, और आपके पीवीसी के भी अवेलेबल, दोनों में अवेलेबल होते हैं आपके। ठीक है ना। अब इसकी विशेषता के बारे में पढ़ते हैं। ये वायरिंग लकड़ी के बैटन पर स्थापित की जाती है ना। पहली चीज क्या है इसके अंदर, ये लकड़ी के बैटन के ऊपर होगी। ये आपको ये नजर आ रही होगी। अच्छा, ये वायरिंग भी आप यहाँ पे भी देख पा रहे हो, दिख रहा है ये आपको साफ, थोड़ा क्या दिक्कत आ रही देखने में, दिख रहा है ना। इसके अंदर ये देखो, ये बेस नीचे का लकड़ी का बैटन है, और इसके ऊपर क्या है, ये व्हाइट कलर की केबल चल रही है ना,
और इन केबल को रोकने के लिए देखो ये क्लिप लगे हुए हैं बीच बीच में। तो ये इस प्रकार की पैटर्न वायरिंग होती है। ये आजकल देखने को नहीं मिलेगी आपको, अब ये पुरानी आपको बिल्डिंग में ही देखने को मिलेगी, नई बिल्डिंगों में इसका उपयोग नहीं होता। और इसी प्रकार से एक्सेसरीज भी जो होती है उसको भी लगाने के लिए क्या करते हैं, लकड़ी के गोल या आपके स्क्वायर वाले ब्लॉक आते थे इसमें, ये इस प्रकार के ब्लॉक्स आते थे, उनके ऊपर क्या होती थी, ये एक्सेसरीज ऊपर जोड़ी जाती थी। तो ये वायरिंग किसके ऊपर करी जाएगी, आपकी लकड़ी के बैटन के ऊपर। अच्छा, लकड़ी के जो बैटन होते हैं उसको इंसुलेटेड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके ऊपर वार्निश का एक लेप चढ़ा देते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो बैटन की मिनिमम साइज है वो कितनी होती है आपकी, 10 mm से कम नहीं होनी चाहिए, यानी इससे पतली बैटन आपको वायरिंग के लिए यूज नहीं करनी है। और व्यापारिक स्तर पे इनकी साइज और कितनी कितनी अवेलेबल है, 12 mm, 19 mm और 25 mm में ये मार्केट में पहले अवेलेबल होती थी, आज के टाइम में वैसे ही नहीं मिलेगी आपको। तो यहाँ पर ये mm की चौड़ाई आप समझ गए, mm की चौड़ाई से मतलब है यहाँ पर ये जो आपकी नजर आ रही है ना बैटन, इसकी मोटाई से है ना, तो ये मोटाई आपकी कितनी होनी चाहिए, 10 mm से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहां से आप इसको मत समझ लेना, यहां से आप क्या समझोगे, इसकी मोटाई से, है ना। अच्छा, मान लीजिए अब आपको वायर, अगर आपको ज्यादा वायर कहीं पे इंस्टॉल करने हैं तो वहां पर मान लीजिए अगर आपने ये बैटन इंस्टॉल करी है तो ज्यादा वायर इंस्टॉल करने होंगे, तो वहां पर क्या होगा, आपको इन बैटरों की संख्या बढ़ानी पड़ सकती है, ठीक है। अब बैटन के ऊपर हमें वायरिंग करनी होती है तो उसके लिए हम कौन सी केबलों का उपयोग करते हैं, CTC या TRS टाइप की केबलों का उपयोग हम करते हैं, ठीक है ना। तो आप लिख लीजिए बैटन वायरिंग में किस केबल का उपयोग करते हैं हम, CTC और TRS केबल का उपयोग करते हैं। और इस कारण इसका नाम क्या रख दिया गया, CTC या TRS वायरिंग भी इसको कहते हैं। बैटन वायरिंग का दूसरा नाम और क्या बोल सकते हो आप, CTS या TRS। अब देखो इसको इंस्टॉल कैसे किया जाता है। वायरिंग को स्थापना करने के लिए दीवार में 2 × 2 सेंटीमीटर के आकार की 3 से 4 सेंटीमीटर गहरे छिद्र बनाए जाते थे। क्या करते थे, पहले दीवार के अंदर इस साइज के आपके छेद करते थे और उसके अंदर क्या करते थे, लकड़ी की गिट्टियों को ठोका जाता था और उसके पश्चात क्या करते थे, 1 सेंटीमीटर लंबी कील से आपके क्या करते थे, इस बैटन वायरिंग को वहां पर ठोका जाता था। यानी ये जो बैटन है लकड़ी की, वो क्या करते थे, लकड़ी की गिट्टियों के ऊपर कसी जाती थी, ठीक है ना। तो ये पहले के तरीके, ये लकड़ी की गिट्टियां भी पहले चलती थी, आज के टाइम में कौन सी PVC गिट्टियां आ गई है ना, है ना। तो इसलिए आजकल इनका उपयोग नहीं हो रहा है। सीलिंग रोड्स, लैंप होल्डर आदि को लगाने के लिए लकड़ी के राउंड ब्लॉक व स्विच सॉकेट आदि को लगाने के लिए लकड़ी के आयताकार ब्लॉक का उपयोग किया जाता था, ठीक है ना। और 2 गिट्टी के बीच की दूरी 75 सेंटीमीटर से अधिक नहीं रखी जाती। यानी आपने देखा, अगर बैटन को इंस्टॉल करना है तो लकड़ी की जो 2 गिट्टियां हैं उनके बीच की दूरी कितनी रखनी है आपको, मिनिमम 75 सेंटीमीटर, इससे अधिक की दूरी पर आपको गिट्टियां नहीं रखनी है। मोड़ पर केबल को एकदम समकोण पर नहीं मोड़ना चाहिए, बल्कि गोलाई में स्थापित करना चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया था अभी कि जब भी मोड़ आता है तब आपको जो मोड़ बनाना है उसका व्यास कितना रखना है, जो तार की मोटाई है उसके 6D से हमेशा वो अधिक होना चाहिए, उससे कम व्यास का नहीं होना चाहिए। तो आपको बिल्कुल ऐसे समकोण नहीं बनाना है इसको।
केबल को दीवार या फर्श से गुजारने के लिए इंसुलेटेड आयरन कंड्यूट पाइप या पीवीसी पाइप का उपयोग करना चाहिए। तो देखो कोई सी भी वायरिंग हो, अगर कहीं पे भी वायर दीवारों से गुजर रही है या फर्श से गुजर रही है तो वहां आपको इंसुलेटेड पीवीसी या आयरन कंड्यूट का उपयोग ही करना है। आपने जितनी भी वायरिंग ऊपर पड़ी उसमें भी यही चीज आ रही थी, तो ये ध्यान रखना, जब भी आप दीवार में आप क्रॉसिंग कराओगे तो आपको पीवीसी कंड्यूट या आयरन कंड्यूट का उपयोग करना है। लिंक लिप्स की दूरी ऊर्ध्वाधर वायरिंग में 15 सेंटीमीटर तथा क्षैतिज वायरिंग के अंदर 10 सेंटीमीटर रखी जानी चाहिए। ठीक है ना। सामान्यतः 25, 32, 40, 50, 63 और 80 mm की लंबाई के लिंक प्रयोग किए जाते हैं। तो आपकी लिंक की जो ये लिंक है वो आपके उपयोग होता है ना, बताता हूं आपको कौन से लिंक होते हैं। ये आप देख रहे होंगे, यही जो लिंक होते हैं है ना, इनकी दूरी आपको कितनी रखनी है इसके अंदर, यहां से इनके दो लिंक के बीच की आपकी दूरी आपको कितनी रखनी है इसके अंदर, मिनिमम अगर ये ऊर्ध्वाधर है, ऊर्ध्वाधर का मतलब खड़ी वायरिंग है आपकी, है ना, तो उस कंडीशन में आपको 15 सेंटीमीटर रखना है। और अगर ये क्षैतिज वायरिंग है तो लिंक के बीच की दूरी कितनी रखनी है आपको, 10 सेंटीमीटर रखना है। और लिंक आपके किस किस साइज में अवेलेबल है, ये साइज आपको लिंक की दी हुई है। तो क्वेश्चन यहीं से आते हैं आपके कि दो लिंकों के बीच की दूरी कितनी रखनी है, अगर वो ऊर्ध्वाधर वायरिंग है और क्षैतिज वायरिंग है तो कितनी है होनी चाहिए, और लिंक की साइज कितने कितने mm में उपलब्ध होती है। अब देखो उसके गुण क्या है। ये वायरिंग देखने में सुंदर लगती है और सस्ती होती है। वायरिंग पर पेंट आदि किया जा सकता है ना। यदि वायरिंग रासायनिक उद्योगों में स्थापित, यह वायरिंग ओपन वायरिंग है। यार आगे क्या आता है इसके अंदर, ये ओपन है तो इसमें दोष टूटना आसान होता है। नेक्स्ट बैटन वायरिंग के अवगुण क्या है। ये वायरिंग अग्नि से सुरक्षित नहीं होती क्योंकि लकड़ी के पैटर्न पे की जाती है, इसलिए कभी भी स्पार्किंग से आग लगने की संभावना होती है ना। और इस वायरिंग में केबल की आवश्यकता भी अन्य वायरिंग की तुलना में अधिक होती है। तो ये इसके अवगुण है। तो आप ये ऊपर के इंपॉर्टेंट पॉइंट उतार लीजिए, ये गुण अवगुण तो आप बाद में लिख लेना, ठीक है ना। मेन पॉइंट आपका ये है और ये वाला पॉइंट है, तो ये तो आप पहले ही लिख चुके हो, तो ये आपको ध्यान रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं हम वायरिंग, उतारिए। नेक्स्ट आपकी लेड शीट वायरिंग। तो लेड शीट वायरिंग में क्या है, ये वायरिंग बैटन वायरिंग के समान ही होती है, परंतु इसमें लेड कवर्ड पीवीसी केबल का उपयोग किया जाता है। यानी आपके जो ऊपर वाली वायरिंग पड़ी आपके उसके समान ही है, बस वहां पर पीवीसी केबल की जगह हम क्या यूज कर रहे हैं, लेड शीट जो वो केबल आती है, यानी लेड से कवर्ड जो केबल है उसका उपयोग हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो उसका नाम क्या दे दिया यहाँ पर, लेड शीट वायरिंग, ठीक है ना। लेड कवर केबल की सुरक्षा के साथ साथ अर्थिंग लाइन का भी कार्य करता है, यानी प्रयोग किए जाने के कारण नेक्स्ट क्या है, ये वायरिंग अग्नि से भी सुरक्षित होती है। आपने ऊपर देखा वो पीवीसी वायरिंग थी, उसमें आग लगने की संभावना है, मगर क्या होता है लेड शीट के अंदर क्या होता है, लेड का कवर होने के कारण वो किससे सुरक्षा करता है, आपके आग से भी इसकी सुरक्षा करता है, अंदर जो कंडक्टर होता है उसकी सुरक्षा करता है। नेक्स्ट क्या है, इस वायरिंग का उपयोग नमी वाले और खुले स्थानों पर भी किया जा सकता है।
जबकि ऊपर जो दी हुई पीवीसी आपकी पैटर्न वायरिंग जो होती है ऊपर जो पीवीसी केबल से की हुई है उसको आप ओपन स्थान पे नहीं कर सकते, क्योंकि क्या होता है पीवीसी जो इंसुलेशन होता है वो वातावरण में अगर धूप और पानी की संपर्क में आएगा तो वो क्या हो जाता है, उसका पीवीसी सख्त हो जाता है और खराब हो जाता है ना। तो ये कमी आप लेड शीट वायरिंग में दूर कर सकते हो। अब इसके अवगुण क्या है, ये वायरिंग केवल 250 वोल्ट तक के लिए ही उपयोगी होती है, ये इसका डिसएडवांटेज है। इस वायरिंग की स्थापना केसिंग कैपिंग तथा बैटन वायरिंग की तुलना में थोड़ी आपकी महंगी होती है ना, क्योंकि क्या होता है लेड शीट केबल जो होती है ना वो थोड़ी महंगी आएगी आपकी, इस कारण क्या होती है महंगी पड़ती है। वायरिंग की स्थापना के समय केबल के इंसुलेशन की सुरक्षा या अन्य विशेष ध्यान आपको यहाँ रखना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है लेड शीट क्या होता है कई बार अंदर आप जब वायरिंग करते हो तो टूटने की संभावना होती है ना, तो उस समय आपको ये ध्यान रखना होता है इसमें, तो ये इसके अवगुण है। ये वायरिंग रासायनिक पदार्थ जैसे अम्ल क्षार आदि उत्पन्न करने वाले उद्योगशालाओं के लिए उपयुक्त नहीं होती है, ठीक है, तो ये इसके डिसएडवांटेज हो गए आपके। देखिए आज कंड्यूट वायरिंग के हम अंदर क्या क्या टॉपिक क्या क्या ऑब्जेक्ट्स आज कवर करेंगे या क्या क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम मेटेलिक कंड्यूट वायरिंग और उसके एक्सेसरीज के बारे में देखेंगे, और फिर इसी के अंदर हम नॉन मेटेलिक कंड्यूट वायरिंग एंड इट्स एक्सेसरीज यानी इससे रिलेटेड जो एक्सेसरीज हम उपयोग करते हैं उनके बारे में देखेंगे। तो आज मेरे हिसाब से केवल आज हमारा टॉपिक जो होगा वो केवल ये वाला ही कंप्लीट हो पाएगा, ठीक है ना, दूसरा वाला आपका अभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो फर्स्ट वाला टॉपिक ही अपन आज कवर करते हैं। तो कंड्यूट वायरिंग क्या होती है, इस देखिए कंड्यूट में क्या है, इस विधि में केबल कंड्यूट पाइप के अंदर स्थापित किया जाता है, तो वो वायरिंग आपकी क्या कहलाएगी, आपकी कंड्यूट वायरिंग। जैसे कि हम उदाहरण के तौर पे यहाँ देखें, यहाँ आपको ये नजर आ रही है, ये क्या होता है, कंड्यूट का मतलब एक पाइप समझे, कंफ्यूज ना हो कंड्यूट के नाम से और पाइप से। जो पाइप होते हैं उन्हीं को आप कंड्यूट बोल सकते हो, है ना। अब ये पीवीसी पाइप है तो वो पीवीसी कंड्यूट वायरिंग हो जाएगी, अगर ये मेटल के पाइप है तो मेटल कंड्यूट वायरिंग हो जाएगी, ठीक है ना। जो ये कंड्यूट वायरिंग होती है ये भी अब देखिए फर्स्ट टाइप हो गया सरफेस कंड्यूट वायरिंग और दूसरा आपका अंडरग्राउंड वायरिंग। अब इसमें जो कंड्यूट वायरिंग होती है उसके अंदर हम क्या क्या यूज करते हैं उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले कंड्यूट पाइप की बात करते हैं। कंड्यूट पाइप क्या होता है, ये पीवीसी या धातु के बनाए जाते हैं, है ना, और इनका कंड्यूट पाइप का आंतरिक व्यास कितना होता है आपका 16 से लेकर 65 mm तक, यानी ये जो साइज है आपकी इस साइज में आपको कंड्यूट अवेलेबल हो जाएगी। और इनकी लंबाई कितनी है आएगी आपके, नॉर्मली कंड्यूट जो आते हैं वो 3 मीटर तक के अवेलेबल होते हैं। अच्छा, अब जो कंड्यूट आते हैं वो कंड्यूट पाइप भी आपके 4 प्रकार के अवेलेबल हैं, जिसमें रिगिड कंड्यूट,
और दृढ़ अधात्विक कंड्यूट जिसको रिगिड नॉन मेटेलिक कंड्यूट भी बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका फ्लेक्सिबल। अगर यही तो वो आपका किसमें आता, मेटेलिक कंड्यूट में आता। फ्लेक्सिबल कंड्यूट भी एक और प्रकार है। आपको एक शीशा लंबा हो जाता है ना, चूड़ियों में टाइप का लगता है, वो होता है फ्लेक्सिबल कंड्यूट आपका, है ना। वो भी दो तरह के आते हैं, वो भी पहले मेटेलिक टाइप के भी आते थे और पीवीसी टाइप के भी आते हैं, तो दोनों ही अवेलेबल है। पहले बात करते हैं नॉन मेटेलिक कंड्यूट की। तो नॉन मेटेलिक कंड्यूट किसके बने होते हैं, ये फाइबर, एस्बेस्टस, पॉलीविनाइल क्लोराइड और घनत्व वाले पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन और या पॉलीविनाइल से बनाए जाते हैं। ये कई बार पूछ लिया जाता है कि आपके जो नॉन मेटेलिक कंड्यूट है वो किसके बने होंगे, तो आपको ये याद रखना है ना, इसको नोट भी कर लेना, ठीक है। उपयुक्त के अलावा पीवीसी कंड्यूट नमी और रासायनिक ताप के प्रति अनेक उच्च प्रतिरोध और उच्च डाइलेक्ट्रिक सामर्थ्य और निम्न वजन और निम्न लागत के कारण लोकप्रिय है। यानी आपके जो ये पीवीसी या अधात्विक कंड्यूट है वो क्या होते हैं, इनका ये रासायनिक ताप से कोई प्रभाव नहीं पड़ता और नमी से इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी जो होता है वो उच्च होता है। और दूसरी चीज और क्या है, ये वजन में भी हल्के होते हैं, तो और इनकी कॉस्टिंग भी क्या होती है, तो इन सबके कारण क्या होता है, आज के टाइम में अधिक है ना। और इनको कंड्यूट को चूना, कंक्रीट या प्लास्टर में भी दबाया जा सकता है, इसलिए जब भी क्रॉसिंग की जाती है तब आपसे पीवीसी या मेटल कंड्यूट का उपयोग करते हैं हम, है ना। तो वो नोट कर लिया आपने। अब देखो लिमिटेशन ऑफ नॉन मेटेलिक कंड्यूट, इनकी क्या सीमाएं हैं, कहाँ तक इनका प्रयोग कर सकते हो, उसके बाद इन पे दिक्कत आती है ना। तो इनका उपयोग निम्न अनुप्रयोगों के लिए नहीं करना चाहिए। यानी आपको कहाँ पर आपको पीवीसी कंड्यूट का उपयोग नहीं करना चाहिए। पहला देखिए, ऐसे स्थान जहां पर परिवेशी तापमान 60 सेल्सियस से अधिक या 5 सेल्सियस से कम हो। परिवेशी तापमान से मतलब जहां पर हम इसको यूज कर रहे हैं उसका आसपास का तापमान अगर वो 60 सेल्सियस से अधिक है तो भी क्या हो सकता है, पीवीसी कंड्यूट खराब हो सकता है। अगर ये 5 सेल्सियस से कम है तो भी क्या हो सकता है, वो पीवीसी कंड्यूट खराब हो सकता है। तो ये इसकी लिमिटेशन है ना। फ्लोरेसेंट और अन्य प्रकार की फिटिंग्स के सस्पेंशन के लिए, यानी आपने देखा होगा जैसे कि ये यहाँ पर मान लीजिए मैं ट्यूबलाइट लगाता हूँ तो ट्यूबलाइट का सीलिंग रोड से ट्यूबलाइट के बीच का जो कनेक्शन होता है ना, उसको जोड़ने के लिए वहां पर आप पीवीसी कंड्यूट का उपयोग नहीं कर सकते। वहां पर आपको कौन सा टाइप का यूज करना है, फ्लेक्सिबल कंड्यूट का यूज करना है ना। धूप वाले स्थानों पर आप पीवीसी कंड्यूट का उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि क्या होगा, पीवीसी खराब हो जाएगा। तो ये इसकी लिमिटेशंस है कि नॉन मेटेलिक कंड्यूट का कहाँ उपयोग नहीं कर सकते। नॉन मेटेलिक कंड्यूट यानी अधातु कंड्यूट, और अधातु कंड्यूट जितने भी होंगे वो किसके बने होंगे, या तो पीवीसी के या पॉलीविनाइल, जो भी आपको ऊपर लिखा था ना मेटेरियल, उनके होंगे। मैं जनरली उसको पीवीसी कंड्यूट बोल देता हूँ, तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो कि नॉन मेटेलिक कंड्यूट और पीवीसी कंड्यूट एक ही चीज है आपकी, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं हम फ्लेक्सिबल कंड्यूट के ऊपर। देखिए फ्लेक्सिबल कंड्यूट के अंदर देखिए, गतिशील या कंपन युक्त मशीन के स्विच गियर को डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से जोड़ने के लिए लचीले कंड्यूट का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप मान लीजिए आपकी ड्रिल मशीन हो गई, है ना, तो ड्रिल मशीन को स्विच बोर्ड से आपके
ड्रिल मशीन तक के बीच के केबल को आपका अगर जोड़ना है तो वहां आपके ये वाला नॉन मेटेलिक कंडक्टर का उपयोग थोड़ी कर पाओगे, है ना। उसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा हमें, फ्लेक्सिबल कंड्यूट का उपयोग। यानी ऐसा कोई भी मशीन जो मूवमेंट करती है, गतिशील है ना, वहां पर आपको कौन सी कंड्यूट का उपयोग करना है, फ्लेक्सिबल कंड्यूट का उपयोग करना है, ठीक है ना। धातु और कंड्यूट के बीच की तुलना से एक विशेष स्थापन के लिए सही प्रकार की कंड्यूट मिलेगी। तो यहाँ जिससे आपको यहाँ पर कौन सा कंड्यूट, धातु कंड्यूट चूज करना पड़ेगा होता है आपका। इसके अंदर क्या होता है, पाइप से आपको अच्छी मिल जाती है ना। ये कर सकते हो जो कि गलत है वैसे, मगर अर्थ कंटिन्यूटी से प्रॉपर मिल जाती है आपको, है ना। जबकि आपके पीवीसी कंड्यूट में इसकी कंटिन्यूटी नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अलग से अर्थ वायर अलग से चलाना पड़ेगा हर जगह पर, ठीक है ना। गैस स्लाइड और स्थापनाओं में उपयोग होता है ना। वहां पर इनका उपयोग किया जा सकता है, जबकि इनका उपयोग नहीं किया जा सकता। संचार का प्रतिरोध नहीं है, इसका उपयोग कर सकता है, इसका उपयोग, है ना। जबकि इसका उपयोग 60 सेल्सियस से ऊपर नहीं कर सकते हैं, और टेम्परेचर है तो वहां पे भी इसका उपयोग नहीं कर सकते। अगर वहां इसका उपयोग करेंगे तो ये क्या होगा, अगर ये अधिक टेम्परेचर पे उपयोग करोगे तो कंड्यूट पिघल जाएगा, और अगर कम ताप पे इसका उपयोग करोगे तो कंड्यूट में क्या दरारें आ जाएगी। आपका प्रतिरोधक होता है, इसमें आग जल्दी से नहीं लगती, जबकि ये आग का प्रतिरोधक नहीं होता है। ये थोड़ा महंगा होता है, ये थोड़ा होता है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज पर आप वहां के ऊपर पीवीसी कंड्यूट लगाना है या धातु कंड्यूट लगाना है। अब एक्सेसरीज है, एक्सेसरीज हम कल पढ़ेंगे कि मेटल कंड्यूट वायरिंग के अंदर कौन कौन सी एक्सेसरीज का उपयोग किया जाता है वायरिंग करने के लिए। आज अपन यही अपना